जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और ऐसा करके उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। जी हां साथियों, देश में पहले भी ऐसा कीर्तिमान आज से 62 साल पहले लिया गया है, जिस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। मेरे प्यारे साथियों, ठीक इसी प्रकार से पूरे 75 साल के भारत की आजादी के इतिहास में ऐसा काम करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शपथ अपने साथी कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स स्वतंत्र प्रभार और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के साथ ली गई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री प्लस 71 मंत्रियों के द्वारा शपथ ली गई। यह शपथ का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ। इस शपथ के कार्यक्रम के अंदर तमाम प्रकार की चीजें देखी गई, विचार जो इतने दिन से कयास में थे उन पर विचार किया गया, और आज आपके दिमाग में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे, जिसके लिए इतने दिन से मीडिया लगातार सुर्खियां चला रही हैं, सुर्खियां ये कि साहब नायडू साहब का क्या हुआ, नीतीश कुमार साहब का क्या हुआ, इन्होंने शपथ क्यों नहीं ली, इनका कार्यकाल का क्या हुआ, इन तमाम चीजों का आज के सेशन में आप हमारे साथ जिक्र करने वाले हैं। यह तो हुआ राजनीतिक पक्ष, लेकिन पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों से गुजारिश है कि एक पैनल अलग से बना लें, एक पेज अलग से लिख लें। आज बहुत ही अल्टीमेट प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। यह समझिए कि जो अपन लक्ष्मीकांत से उठा करके संसद वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर के अंदर जो जो बातें लिखी हैं आज उनका आप यहां पर प्रायोगिक रूप से होते हुए उन्हें देखेंगे, सुनेंगे कि जो बातें वहां पे लिखी हैं। जैसे अब आप पॉइंट बनाते चलिए, जिनका एक एक करके हमें आंसर लिखते चलना है। पेन पेपर उठा लीजिए। नंबर 1, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। आप जब देख रहे होते हैं तब तो याद रहता है सब, लेकिन परीक्षा में जब आता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? नंबर 1। नंबर 2, यह शपथ कहीं लिखी हुई है या ये अपनी मर्जी से लेते हैं? नंबर 2। नंबर 3, इस शपथ के बाद भी क्या सांसद बनने के बाद शपथ लेनी पड़ती है, यानी कि लोकसभा में जाने के बाद शपथ लेनी पड़ती है? नंबर 3। नंबर 4, इस शपथ में और राष्ट्रपति की शपथ में क्या अंतर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो शपथ लेता है? नंबर 5, शपथ तक ही नहीं, आपको यह भी समझना है कि ये मंत्री और प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 72 लोग हो चुके हैं। अधिकतम कितने सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 6, क्या कोई ऐसा व्यक्ति शपथ ले सकता है जिसने चुनाव ही ना लड़ा हो? क्या ऐसा ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये जो मंत्री बनते हैं, इन मंत्रियों के बारे में कहीं कोई संवैधानिक पद है या फिर ये ऐसे ही बन जाते हैं? क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ये कहीं शब्द मेंशन है क्या? क्या प्रधानमंत्री कहीं मेंशन है क्या? और अगर ऐसा है तो इन सभी चीजों को भारतीय संविधान में किस तरह से देखा जाता है? ये तमाम बातें आज के सेशन में होंगी। हां, लेकिन जिस प्रश्न के खोज के लिए आप पहुंचे हैं कि नायडू और नीतीश कुमार जी का क्या हुआ, उसका जवाब भी दे देंगे, उसके पीछे का भी आंसर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आज के सेशन में भरपूर ज्ञान है और प्रायोगिक ज्ञान है, और तो और आपको आज यह भी पता चलेगा कि भारत की इस भारत के इस प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर कौन से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा भाग लिया गया। ठीक है, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही काम का है। पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग लाइन खोल लें, बाकी लोग इसकी वैलिडिटी के साथ, क्योंकि जो बातें मैं बोल रहा हूं उनके पीछे संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं, उन्हें देखते हुए आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन था। 18वीं लोकसभा के लिए एनडीए यहां पर बहुमत बना करके आया, और एनडीए की बहुमत के अंदर यह पहली बार हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, जो कि नेहरू जी के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद वो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। 1962 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी, जब वे प्रधानमंत्री के पद पर ही थे। यानी एक प्रकार से उन्होंने तीसरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया था। ठीक है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 सीटें लेकर बीजेपी के साथ प्लस अपने अलायंस के साथ मिलकर के 293 सीटों के साथ बहुमत का जो आंकड़ा 272 है उसे क्रॉस करते हुए सरकार बना रहे हैं। सरकार के अंदर फिलहाल प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री का आप यहां पर ट्वीट देख सकते हैं। ठीक है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये जो लाइन उन्होंने बोली, इसको आप अगर नोटिस करें, फिर से देखिएगा।
जो महिला आपको दिखाई दी हैं वो हमारे देश की आदरणीय प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर आपको शपथ दिलाती हुई दिख रही हैं, ये आपके सामने एक आंसर है और वो ये है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर है राष्ट्रपति दिलाता है। और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर है मंत्रियों को शपथ भी या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि शपथ दिलाता है। ये आंसर्स हैं, लिखते जाइएगा जो प्रश्न मैंने शुरुआत में दिए। प्रधानमंत्री तीसरी बार तो शपथ ले ही रहे हैं, लेकिन ऐसी शपथ लेती हुए 7 शपथ ले चुके हैं अब तक, क्योंकि इससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी इन्होंने खूब सारी शपथ ली हैं एज ए मुख्यमंत्री। ठीक है, 2001, 2002, 2007, इसी प्रकार से फिर 2012 और 2014 के अंदर फिर आपने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, इनके साथ साथ मतलब मोदी समेत 72 यानी प्रधानमंत्री प्लस 71 लोगों ने शपथ ली। इनमें से कुछ प्रमुख नेता जैसे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, नड्डा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, इन सब ने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में शपथ ली। 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र प्रभार। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। अब इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या नंबर है। ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, तीनों चीजें समझते हैं। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कही गई है। क्या कहा गया है, There shall be a council of minister to aid and advise the prime minister, to aid and advise the president of India. Council of minister shall be headed by prime minister. तो council of minister headed by prime minister, there shall be a council of minister headed by prime minister to aid and advise the president of India. यानी भारत के राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। ये आर्टिकल 74 कहता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहीं कोई संवैधानिक प्रासंगिकता है? जी हां। कहां है? आर्टिकल 74 में है। डन हो गया। अच्छा, अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर कौन कौन होते हैं? सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे ऊपर का मतलब सबसे सीनियर मोस्ट लोग होते हैं ये, यानी ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे पावरफुल कोई होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इन्हें सामान्यतया ऐसे पद दिए जाते हैं जो कि देश में बहुत की पोजीशंस रखते हैं, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री, जैसे आप शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रोड निर्माण का जो अपना राजमार्ग मंत्रालय, इस प्रकार के जो की पोजीशंस हैं वो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर्स को दी जाती है। समझ में आ गया? ये सीनियर मोस्ट लोग होते हैं सामान्यतया, या तो ये कई बार बने हुए सांसद होते हैं या फिर ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिन्हें अनुभव होता है लेकिन बाद में इन्हें राज्यसभा के थ्रू ले आया जाता है। डन हो गया। अच्छा, होते लेकिन सांसद हैं। अब अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आगे चल के हम डील करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। अब ये क्या होता है? तो एक प्रकार से सीनियरिटी समझो आप। सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे यानी अगर अपन हायरार्की सेट करें तो सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसे समझ लीजिए 3 प्रकार के मंत्री हुए। सबसे निचला स्तर का हुआ राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर का मतलब यह नहीं होता कि भारत के जितने राज्य हैं उनके लिए कोई मिनिस्टर नहीं, कोई भी विभाग है, जैसे मान लीजिए वित्त विभाग है तो वित्त विभाग के अंदर एक तो हो गया वित्त मंत्री यानी कि कैबिनेट रैंक का आदमी जो वित्त मंत्री बना, और दूसरा व्यक्ति हुआ वित्त राज्य मंत्री। वित्त राज्य मंत्री का मतलब एक तरह से समझिए कि जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री होता है, यानी कि ये डेप्यूटी मिनिस्टर होता है। अब आप पूछेंगे डेप्यूटी मिनिस्टर होता है तो लगाते ही क्यों है इसे? बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको वित्त मंत्री तक नहीं पहुंचना होता। मान लीजिए वित्त मंत्री नहीं है तो कौन साइन करेगा? वित्त राज्य मंत्री। वित्त राज्य मंत्री वित्त मंत्री की एब्सेंस में, इवन उसकी प्रेजेंस में भी बहुत सारे डिसीजन ले सकता है। तो फिर इसे स्वतंत्र प्रभार क्यों नहीं दिया जाता? अब ये स्वतंत्र प्रभार क्या है? स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि वित्त राज्य मंत्री जो डिप्टी आदमी है, यानी कि जो मेन आदमी नहीं है, लेकिन अब उसको एक डिपार्टमेंट पूरी तरह से सौंप दिया कि एक काम करिए, आप ये पूरा डिपार्टमेंट संभालिए। लेकिन वो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब वित्त मंत्रालय जैसा डिपार्टमेंट नहीं है, रक्षा मंत्रालय जैसा डिपार्टमेंट नहीं है, एक छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट चार्ज है। अब आपके पास, आपके ऊपर कोई नहीं है। समझ में आया? कैबिनेट मिनिस्टर अपने मंत्रालय का प्रधान हो गया। जो दूसरा जो मतलब जो राज्य स्तर का स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री होता है वो डिप्टी मिनिस्टर है, लेकिन उसके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। अब उसको किसी और को आंसर नहीं देना है, मतलब सीनियर कोई नहीं है। वैसे तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू दी
लोअर हाउस, और लोअर हाउस बोले तो लोकसभा, ये कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल, आर्टिकल 75 में मेंशन्ड है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इट इज रेस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस, लोकसभा के लिए जिम्मेदार है। भले ही ये मिनिस्टर राज्यसभा से आए हों, लेकिन फिर भी ये लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर लोकसभा में ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, तो यानी लोकसभा में अपना कोई बिल पास ना करा पाए, तो इन्हें फिर अपनी तरफ से सस्पेंशन माना जाता है, मतलब सरकार गिरी हुई मानी जाती है। ठीक है, अच्छा। नंबर तीसरा, राज्य मंत्री क्या है साहब? तो हां, तो मैंने आपसे कहा डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर डिप्टी मिनिस्टर बनाया क्यों जाता है? सामान्यतः कुछ ऐसे सांसद होते हैं जिन्हें शासन करने का अनुभव नहीं होता, जनता की बातें जानने का अनुभव तो है, यानी जनता ने उनको कुछ सिखाया, जनता से उन्होंने उनकी मांगे पूछी, जनता के लिए जो जनता से उनको अनुभव मिले, इनका अनुभव तो है, लेकिन उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो अनुभव नहीं है तो इन्हें डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया जाता है कि आप सीखिए, आप जब सीख लेंगे तो फिर आपको भविष्य में इंडिपेंडेंट चार्ज देंगे। यानी कि हमारी संसदीय प्रणाली में राज्य मंत्री कड़ी है भविष्य में मंत्री बनने की। यानी कि जो भी मंत्री पहली बार स्वतंत्र प्रभार लेकर बनता है, या फिर कहिए जो कैबिनेट स्तर पर जाता है, वो राज्य मंत्री के रास्ते सामान्यतया जाता है। यानी कि इसको पहले ये अनुभव दो, फिर इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज देंगे। हो गया, तीनों बात समझ में आ गई? ठीक है साहब। अब दूसरा बड़ा सवाल, सर जी इसमें कितने लोग हैं? कुल मिलाकर 72 लोगों ने शपथ ली है। अब बड़ा सवाल यह बनता है, क्या सर ये जो 72 लोग शपथ लिए हैं, 72 ही शपथ लेंगे, ज्यादा शपथ लेंगे, ये ज्यादा नंबर है कम नंबर है? तो इसके बारे में संवैधानिक उपबंध सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। भारत के संविधान में कितने लोग शपथ लेंगे, इस बात को लेकर के भी, अच्छा ये शपथ क्या होती है, मैं एक एक चीज पे आऊंगा, इसमें बहुत सारा कंटेंट है। मतलब पहला सवाल अपने आप में आज आपकी इंडियन पॉलिटी का जो संसद वाला चैप्टर है ना, उसका रिवीजन है। आप ये समझिए कि अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन आप रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, ये वही वाला चैप्टर है जो मैंने आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाया हुआ है। फाउंडेशन बैच इंडियन पॉलिटी जो अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है 1499 में, पूरी एक साल की वैलिडिटी में, जिसमें मैंने इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है। उसमें पॉलिटी में ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आज उसका प्रयोग कर लो, विशेष रूप से वो विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, आज उसका आप प्रायोगिक रूप से इंप्लीमेंटेशन देख लो कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज और समझो, शपथ कौन दिलाता है ये बता दिया, शपथ लेते क्यों है, क्या शपथ कहीं लिखी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके अंदर कुल कितने मेंबर हो सकते हैं। तो देखिए हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 75 उसका क्लॉज 1 उसका सब क्लॉज ए में ये मेंशन है कि इनकी संख्या कुल लोकसभा के सांसदों की संख्या का 15% से ऊपर नहीं हो सकता। तो हमारे कुल कितने सांसद हैं? 543। तो 543 का 15% कितना हुआ? लगभग 81.5, यानी कि 82 सांसदों से, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी पीएम प्लस 81, इतने सांसद हो सकते हैं, मतलब मंत्री हो सकते हैं। तो अभी कितने लोग कम हैं इस पद में? 10 लोग कम हैं, यानी कि भविष्य में 10 लोगों को और मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही चाहे कैबिनेट बनाया जाए, चाहे इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया जाए, चाहे स्वयं राज्य मंत्री बनाया जाए। एक बात क्लियर। एक और चीज यहां पर क्लियर कर लेते हैं जो कि आपको इस जगह पर पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है? ये शपथ दिलवाई कहां से जाती है? कहीं लिखा है क्या? कोई संवैधानिक उपबंध है क्या? जी हां, भारत के संविधान में जो अनुसूचियां दी हुई हैं, हमारा जैसे ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में आर्टिकल लिखे हैं, और इसके पीछे, यानी कि आप पीछे की तरफ जब पहुंचेंगे तो फिर यहां पर अनुसूचियां दी हुई हैं, शेड्यूल्स दिए हुए हैं। उन्हीं शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है ओथ, यानी कि इनके द्वारा क्या शपथ ली जाएंगी। तो शपथ ऑलरेडी लिखी हुई है। जो हम सोचते हैं कि ये लोग शपथ लेते हैं, फिर सवाल बना शपथ में ऐसा लेते क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री की शपथ में क्या होता है, मंत्रियों की शपथ में क्या होता है, सांसदों की शपथ में क्या होता है, आगे चल के बताते हैं। ठीक है, अब आपके बीच में ये प्रश्न तो इन दो को लेकर चल ही रहा होगा कि सर जो शपथ लिए उनमें इनका नाम है कि नहीं। चलिए खोज लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कुल मिलाकर के जो लोग शपथ लिए उनमें से 61 मिनिस्टर तो बीजेपी से हैं, और उनके सहयोगी दलों से 11 मिनिस्टर हैं। टीडीपी, जनता दल यू, जो दोनों पार्टी जिनकी बहुत दिन से सुर्खियां चल रही हैं, टीडीपी के पास 2 मंत्री निकलकर आए और जेडीयू के पास 2 मंत्री। बाकी जो और एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके पास एक पद निकलकर आया। तो सर जो इतने दिन से हाइप क्रिएट हो रखा था जेडीयू का और जेडीयू का और टीडीपी का, बोले इनको मात्र 2-2 पद मिले हैं। हाँ, सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग है तो फिर अपोजिशन जो इतने दिन से माहौल बनाया हुआ था कि ये बाहर निकलेंगे, क्या ये बाहर निकलने की वाकई में तैयारी करने वाले हैं क्या? देखिए अभी इस बात पर विचार करना जरूरी है कि कुल मिलाकर अभी 71 पद ही बटे हैं,
10 पद और बंटने वाले हैं, क्या पता भविष्य के 10 पद कौन से हों। चलिए फिर थोड़ा और उम्मीद लेकर चलते हैं। तो सर इन पदों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का नाम भी है क्या? देखो साहब, फोटो तलाशते हैं, किसी का कहीं फोटो दिख जाए तो। यहां पर जो लोग दिख रहे हैं, माननीय लोग, मंत्री लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें अगर आप ध्यान से खोजते हुए चले, मैं बकायदा लिस्ट लेकर आया हूं, इसमें ना तो कहीं नीतीश कुमार हैं और ना ही कहीं चंद्रबाबू नायडू हैं। तो बोले सर ये तो हो गया, ना तो नीतीश कुमार और ना ही नायडू, इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों की दोनों इसके अंदर कहीं भी अपना नाम कहीं करवा नहीं पाए। 30 लोगों की सीट है। तो फिर जब ये दोनों लोग कहीं नहीं हैं, यानी कि जो लोग यहां पर निकलकर आए उनमें से ना तो चंद्रबाबू नायडू कहीं हैं और ना ही नीतीश कुमार कहीं हैं, तो इन दोनों ने तो शपथ ली नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई कैसे शपथ लेंगे, आप विचार कीजिए। नीतीश कुमार जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और चंद्रबाबू नायडू जी 12 तारीख को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी और नायडू साहब दोनों मुख्यमंत्री हैं, या फिर नायडू जी जो हैं वो मुख्यमंत्री अब हो जाएंगे। तो ये अपने अपने पद पर पहले से ही विराजमान हैं। तो फिर बड़ा सवाल कि इन्होंने शपथ नहीं ली तो इनके पार्टी के कुछ और लोगों को तो लेनी चाहिए थी। अब उनके लिए क्या उम्मीदें बची हैं, चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ और प्रश्न तलाश लेते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट कि मंत्रिमंडल के अंदर 7 महिलाओं ने शपथ ली है, और वो 7 महिलाएं आपको याद रहे, इन्हें अभी प्रोफाइल नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि कौन सा किस पद पर रहेगा। इसके साथ साथ यहां पर कैबिनेट के अंदर 4 ब्यूरोक्रेट्स ने शपथ ली है। एस जयशंकर साहब राज्यसभा से सांसद हैं, हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा से सांसद हैं, अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा से सांसद हैं, और अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं वो लोकसभा से सांसद हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि पहले ये लोग आईएएस रहे हुए हैं, और आईएएस लेकर के लोकसभा से तो इन्होंने चुनाव लड़ा है। बाकी लोग जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ये राज्यसभा से सांसद हैं। बड़ा सवाल, सर अगर कोई व्यक्ति ना लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो तो क्या चुनाव लड़ सकता है? क्या मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या हमारे संविधान में यह उपबंध है कि ना तो लोकसभा का मेंबर हो और ना राज्यसभा का मेंबर हो? भाई इस पर सवाल पूछा जा चुका है कईयों बार। बिल्कुल वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है, और 6 महीने तक वो मंत्री छोड़ो, वो प्रधानमंत्री भी रह सकता है बिना कोई भी लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़े। तो यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी लिखी हुई है क्या? बिल्कुल लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिए हमारे संविधान के अंदर ये जो आर्टिकल नंबर 75 है, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर दूं। मैंने एक पॉइंट आपको बोला था 15% वाला। 15% वाला जो पॉइंट था जिसके अंदर हमने आपको ये वाली जानकारी दी थी, वो है 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में लाई गई जानकारी कि हमारे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये काउंसिल ऑफ 15% किस चीज का? लोकसभा के सांसदों की संख्या का। कहीं लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज 1A में यह बात मेंशन्ड है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, यानी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर है। जो मैंने आपको लाइन बोली 6 मंथ वाली, अब वो लाइन आपके सामने यहां लिखी हुई है, यानी आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 अगर आप पढ़ें तो इसमें मेंशन्ड है कि ए मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the experience of period cease to be a minister। यानी कि 6 महीने से ज्यादा वो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं रह सकता जो किसी हाउस का सदस्य ना हो। इनडायरेक्टली ये कहो कि वो 6 महीने तक सांसद जो व्यक्ति जो है वो मंत्री अथवा प्रधानमंत्री रह सकता है। ये आर्टिकल 75 का 5th नंबर पॉइंट है। तो ये बात आप लोगों को अतिरिक्त रूप से समझ में आनी चाहिए। अब सवाल बनता है कि सर ये शपथ में ऐसा लेते क्या है? तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि ये प्रधानमंत्री से नहीं राष्ट्रपति से जुड़ी है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। भारत के संविधान में सबकी शपथ के लिए जानकारियां हैं अगर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शपथ जो राष्ट्रपति लेता है ना, वो शपथ है आर्टिकल 60 के तहत। अगर वो शपथ की पालना ना करे तो आर्टिकल 61 के तहत उसे इंपीच किया जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो जब शपथ लेता है, हालांकि राष्ट्रपति टाइटल नहीं है आज का, लेकिन समझिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। राष्ट्रपति सबकी शपथ अलग है। अपन को लगता है ये सभी लोग एक जैसी शपथ लेते हैं, नहीं। राष्ट्रपति शपथ लेता है मतलब हमारे संविधान की सुरक्षा की। ये लिखता है कि आई फील फेथफुल टू एग्जीक्यूट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू प्रिजर्व
protect and defend the constitution of India and I will devote myself to service and well-being of the people of India। ये जो तीन शब्द है ना, preserve, 3P, preserve, protect and defend, ये सॉरी PPD जो लिखा हुआ है, ये जो तीन शब्द हैं preserve, protect and defend, ये केवल भारत का राष्ट्रपति ही ऐसी शपथ लेता है कि मैं संविधान की को संरक्षित रखने, उसको सुरक्षित रखने और उसकी रक्षा करने का सारा प्रयास करूंगा। यह हमारे राष्ट्रपति की शपथ है और वो अगर ऐसा नहीं कर पाता तो फिर उसे 61 के तहत इंपीचमेंट का सामना करना पड़ता है। तो बोले ये तो राष्ट्रपति का हो गया। फिर मिनिस्टर्स कैसे लेते हैं, प्रधानमंत्री या मिनिस्टर्स कैसे लेते हैं? तो ये इन दोनों की शपथ का अंतर देखिए। ये अपनी तरफ से भगवान को याद करके कहते हैं कि आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except may be required for the due charges of my duty of such ministers। हिंदी का अर्थ समझिए। मुझ तक आई हुई कोई भी जानकारी मैं किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करूंगा। यह है पद की गोपनीयता की शपथ, यानी मैं प्रॉपर सीक्रेसी मेंटेन करूंगा। मेरे पास जो भी फैसला आएगा। अब आप पूछेंगे सीक्रेसी की शपथ क्यों लेते हैं ये प्रधानमंत्री या मंत्री लोग, सीक्रेसी की शपथ क्यों लेते हैं? चलिए एक बात सोचते हैं, अगर पद की गोपनीयता की शपथ ना ले और सरकार कोई फैसला करने जा रही हो, उदाहरण के लिए जैसे नोटबंदी का फैसला हुआ, आपके पास पहले ही पता चल जाता, तो क्या सीक्रेसी मेंटेन रहती? सोचिए कितना कियोस क्रिएट हो जाता। चाहे फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो, लिया तो किसी मिनिस्ट्री के द्वारा ही गया होगा, अगर वो आपको पहले पता चल जाता, सोचिए कितना कियोस क्रिएट हो जाता। और सोचिए कोई मंत्री कोई फैसला लेने वाला है, कोई बड़ी दवाई का अनाउंसमेंट होने वाला है या कोई प्रतिबंध का फैसला होने वाला है, पहले से जानकारी लीक हो जाए तो सोचिए शेयर मार्केट का क्या हो। इसका मतलब यह है कि इनकी इंफॉर्मेशन करोड़ों रुपए की हो सकती हैं, अरबों रुपए की हो सकती हैं और दुनिया में भारत के रिलेशंस दूसरों के साथ खराब करने वाली हो सकती हैं। इसलिए ये मंत्री पद पर रहते हुए या उसके बाद अपनी कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे, इसकी शपथ लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री जो शपथ लेते हैं वो संविधान के प्रति श्रद्धा रखने की शपथ है और उस शपथ के अंदर ये जब शपथ लेते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो पद की शपथ कि भाई मैं इस पद पर हूं, ईमानदारी से और निष्पक्षता से काम करूंगा, और गोपनीयता की शपथ कि मैं अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखूंगा। इन बात की शपथ लेते हैं। तो सवाल समझिएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शपथ में अंतर है क्या? बिल्कुल। राष्ट्रपति जो शपथ ले रहे हैं वो रह रहे हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की। प्रधानमंत्री जो शपथ ले रहे हैं वो शपथ ले रहे हैं कि मैं अपने पद पर निष्पक्ष, इम्पार्शियल होकर काम करूंगा, किसी का पक्ष नहीं लूंगा और मैं गोपनीयता यानी सीक्रेसी को मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, अच्छा फिर सवाल बनता है कि शपथ लेने के नियम क्या हैं? तो भाई साहब इनको शपथ दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा में आए आर्टिकल अब कौन से हो गए? 74 हो गया, 75 हो गया। ये सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, बाकी धीरे धीरे आते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए आप 75 तक चलें। 78 वाला आर्टिकल भी याद रखिएगा, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। इसका मतलब समझिए, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कि वो राष्ट्रपति को क्या क्या इंफॉर्म करेगा, यानी प्रधानमंत्री कोई भी काम करे पहले वो राष्ट्रपति को इंफॉर्म करे। ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है। आज के सेशन से और आज से पूर्व के जो ये शपथ ग्रहण समारोह से रिलेटेड सेशंस हैं, आपको इससे पीएम पद की महत्व का समझ में आ गया होगा कि पीएम क्या काम करता है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आर्टिकल 74 जो एड एंड एडवाइस है इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था, 15% के बारे में मैंने बता दिया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 75 आर्टिकल 75 क्लॉज 1A के अंदर 15% का नियम है। यह बात मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये याद कर लेंगे। ठीक है साहब, अब हम इन दो का भी जवाब दे देते हैं फटाफट। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का क्या हुआ? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 293 कुल मिलाकर के इनके पास जो सीटें हैं उनमें से टीडीपी और जेडीयू के पास, टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। ठीक है, दोनों की मदद से सरकार बनी है। बात अगर नीतीश कुमार जी की जाए तो नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के अंदर विधायक हैं और यहां का जो इलेक्शन है ना वो 2025 में यानी अगले साल संभावित है। संभावित क्या, 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो बिहार में जब चुनाव 2025 में है और ये ऑलरेडी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये अपने चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं, इसलिए इन्होंने इस पद की शपथ नहीं ली। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई हो।
अब दूसरा सवाल बनता है चंद्रबाबू नायडू जी का, कि नायडू जी ने शपथ क्यों नहीं ली। तो इसका आंसर क्या है, नायडू जी भी अभी आंध्रा में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, देखिए ये आप जो शपथ वगैरह सब सुन रहे हैं ये लोकसभा की सुन रहे हैं, अब बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा के चुनाव जो हुए आंध्रा के, उसमें नायडू साहब सीएम के पद की शपथ लेने वाले हैं 12 जून को। तो ये लोग मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सा नहीं लिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन सकता है और वो ये है, क्या ये सीएम की शपथ इसकी शपथ ले नहीं सकते थे क्या, मतलब मंत्री नहीं बन सकते थे? क्यों नहीं बन सकते थे? इनको या तो राज्यसभा के थ्रू या फिर लोकसभा में किसी बाई इलेक्शन के थ्रू जीतकर 6 महीने के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर आना होता, तो ये यहां पर मंत्री भी बन जाते। डन हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। फिलहाल के लिए इन्होंने शपथ क्यों नहीं ली वो आपके समझ में आ गया। अब सवाल यह है, शपथ नहीं ली तो अब ये क्या मांगेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 2 मंत्री अगर बने हैं जेडीयू से और टीडीपी से, तो 2 मंत्री लोग अब डिमांड क्या कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली बिहार और आंध्रा दोनों ही अपने लंबे समय से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, जिस पर मैंने पहले से सेशन डाला हुआ है कि स्पेशल कैटेगरी क्या होती है, स्पेशल स्टेटस क्या होता है। प्रधानमंत्री से लगातार इन लोगों की डिमांड यही चल रही है और संभव है कि जैसे ही अभी चुनाव के बाद में, अभी ये पूरी प्रक्रिया के बाद में बजट आएगा वापस से, और उस बजट में संभव है या तो कोई बड़ा पैकेज केंद्र सरकार इन 2 राज्यों के लिए घोषित करे या फिर इन दोनों को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर डाल दिया जाए। अब सवाल बनता है कि इस पूरी मीटिंग में आया कौन कौन? तो देखिए साहब, अपोजिशन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां देखे गए, इस कार्यक्रम के अंदर अपोजिशन लीडर के रूप में थे, बाकी अधिकांश लीडर इसमें नहीं उपस्थित हुए। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा यहां पर प्रधानमंत्री आए थे, पड़ोसी देशों से यहां पर प्रधानमंत्री आए थे। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया ये कहां किया गया? तो ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति भवन में जहां आयोजित किया गया उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जिस जगह यह आयोजित किया गया वो राष्ट्रपति भवन का फोरकोर्ट है, यानी कि राष्ट्रपति भवन से आगे की जगह है जहां पर इसका आयोजन हुआ। एक बार के लिए इस फोरकोर्ट को देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपके दिमाग में आ सकती है। जैसे मैंने राष्ट्रपति भवन के सामने एक पिलर आपको दिखाया, ये वाला वो क्षेत्र, यहां पर लगी हुई तोप, यहां पर लगी हुई सीढ़ियां, ये जो सब चीजें हैं ना, ये फोरकोर्ट है जहां पर ये शपथ का कार्यक्रम किया गया। ये जो पिलर वगैरह आप देख रहे हैं, इन सब का एक इतिहास है। इन सारे पिलर्स के पीछे इनके ये सब चीजें चर्चा की हैं, ठीक है। आइए, तो ये जो कॉलम आपको दिख रहा है दैट इज नॉन एज जयपुर कॉलम। ये जयपुर के राजा के द्वारा 1911 में ब्रिटिशर्स को दिया गया था किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में, इसलिए ये यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। एक एक करके चीजों की चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों, यहां पर 31 स्टेप्स हैं, यानी कि जो फोरकोर्ट है उसकी जो सीढ़ियां हैं, ठीक है। इसको लेकर के एक किताब लिखी गई है, वो है द आर्ट एंड इंटीरियर ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये लुटियंस एंड बियॉन्ड करके 2016 के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित की गई, मतलब लिखी गई किताब है, और इसके अंदर यहां की सारी जानकारियां दी गई हैं। फोरकोर्ट यानी कि आगे का अंगना जो है उसके बारे में, ठीक है। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीट ऑफ प्रेसिडेंट लाइज एट द एंड ऑफ सेंट्रल एक्सिस, यानी कि राष्ट्रपति की मध्य मार्ग से बिल्कुल सबसे ऊपर की तरफ कुर्सी होती है। यहां से सीधा अगर आप देखेंगे तो यहां से आगे इंडिया गेट और राजपथ सीधा दिखाई देता है। यहां पर एक बैल बनाया हुआ है, बैल की मूर्ति लगी हुई है। उस बैल का नाम रामपूर्व बैल है, बुल है, और वो बिहार से लाया गया बैल है, बहुत पुराना, वो सिंगल स्टोन से कार्व्ड है जो यहां पर लगाया हुआ है, ठीक है साहब। अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट हाउस बुक, यहां पर एक बैल लगाया हुआ है 3rd सेंचुरी बीसी का, जो कि अशोकन पिलर के समय का है, जो यहां पर लगाया हुआ है। इसके साथ साथ यहां पर एक जयपुर कॉलम लगाया हुआ है। जयपुर कॉलम ये रहा राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने, जिसकी हाइट 145 फीट है, और ये 45 फीट का जो हाइट है ये 555 फीट मेन गेट से दूर है। जयपुर के राजा हुआ करते थे सवाई माधो सिंह, उन्होंने इसको किंग जॉर्ज पंचम के समय 1911 में जब राजधानी भारत की कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय यह मोमेंटम के रूप में दिया था, मॉन्यूमेंट के रूप में, क्या बोल सकते हैं उसको, गिफ्ट के रूप में दिया था। पकड़िए, जयपुर कॉलम यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने यहां पर ये चीज देख ली, ये वो बैल है जिसका नाम रामपूर्व बुल है। रामपूर्व बुल के साथ साथ यहां पर मतलब कार्ट्रिज लगे हुए हैं फोरकोर्ट के सामने, ये हमने बता दिया। इस पर और क्या होता है, इस जगह पर क्या होता है, यहां पर सामान्यतया
बहुत सारे ऐसे इवेंट, जैसे जब भी कोई बड़े देश का राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में पहुंचता है तो उनका सम्मान समारोह यहीं रखा जाता है। जैसे आप प्रिंस सलमान का यहां पर सम्मान समारोह देख रहे हैं, ठीक है। सेना का जो गार्ड सेरेमनी होता है वो भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। 7 देशों के प्रधानमंत्री भारत के इस कार्यक्रम के अंदर, प्रधानमंत्री या कहिए राष्ट्राध्यक्ष जो थे, वो हमारे प्रधानमंत्री की शपथ समारोह के अंदर अतिथि के रूप में पहुंचे थे। वो कौन से थे? तो हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों को बुलाया गया था। किस पॉलिसी के तहत बुलाया गया था? नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत, कि भैया हम अपने पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। तो ये यहां पर आप सब देख सकते हैं जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशस। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान जो लोगों का गया वो मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू के ऊपर गया। ये वही मुइज्जू हैं जिन्होंने भारत विरोधी बयान, और मतलब भारत विरोधी बयान के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना जी हैं, नेपाल से आए हुए हैं, भूटान, मालदीव, मॉरिशस सबसे आए हुए हैं। तो ये सब लोग आकर के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो पॉलिसी है जिसके तहत ये कार्यक्रम हुआ है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सब यहां पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं अपने पड़ोसियों को जो यहां आकर बधाई देने आए उन सबका सम्मान करता हूं। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, मुइज्जू और प्रधानमंत्री दोनों बगल की टेबल साझा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज यहां से निकल करके आई है, आप यहां पर इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सामने की तरफ राष्ट्रपति बैठे हैं, मुइज्जू बगल में बैठे हुए हैं। ये अपने आप में सुर्खी बटोर रही है काफी ज्यादा, ठीक है। कौन से देश से आकर लोग पहुंचे? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका से हमारे पड़ोसी यहां पर आकर के पहुंचे थे। सॉरी, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, सेशल्स, भूटान से आकर के हमारे नेता यहां पर पहुंचे थे। नेबरहुड फर्स्ट के तहत यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी का खाका 2008 में तैयार किया गया था और 2014 से प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के पड़ोसियों को पहले महत्व देते हुए इस कार्यक्रम के तहत उन्हें इनवाइट किया गया था, ठीक है। यही भारत की वर्तमान सरकार की चुनौतियां हैं कि पड़ोसियों को कैसे साथ लेकर चलना है, और उस बीच में इनको बुलाकर इनवाइट करके इस कार्यक्रम से यह आगाज कर दिया गया कि भारत सरकार पड़ोसियों को पहले महत्व देगी, ठीक है। जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी के, उसके तुरंत बाद हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है साहब। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और